तो दोस्तों आज हो गया 8 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर सौदेबाजी की राजनीति शुरू करने का आरोप लगाते हुए कल कहा है कि उपचुनाव में जनता द्वारा सच्चाई का साथ देने और अपनी संभावित हार से घबराई भाजपा एक बार फिर सौदेबाजी की राजनीति पर उतर आई है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मिश्रा ने कहा है कि विधायकों से सौदेबाजी का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का आरोप उनकी हताशा का प्रतीक है। मिश्रा ने कमलनाथ के बयान पर ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया में कहा कि यदि उनके पास कोई प्रमाण है तो वो पेश करे। भाजपा नेता ने कहा है कि असल में कांग्रेस विधायकों का उन पर भरोसा खत्म हो गया है। मिश्रा ने कहा कि 11 नवंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कमलनाथ की प्रदेश से विदाई होगी। आज की दूसरी बड़ी खबर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित बाबा के ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग कांता प्रसाद की शिकायत के बाद मालवीय नगर थाना पुलिस ने यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने गौरव के खिलाफ शुक्रवार को आईपीसी एक्ट की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है। 31 अक्टूबर को यूट्यूबर गौरव वासन पर रुपए हड़पने का आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मालवीय नगर थाने में बुलाकर पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद पुलिस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थी, जिसके चलते पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ने बताया है कि यूट्यूबर गौरव के खिलाफ यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी और फिर कांता प्रसाद ने शिकायतें दी थी। दोनों ने गौरव पर आरोप लगाए थे कि गौरव के पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और इंग्लैंड जैसे देशों से लोगों ने मदद की थी, जबकि गौरव वासन ने कांता प्रसाद को केवल 2 लाख रुपए का चेक दिया था। हालांकि किसने कितनी रकम दी थी इसका हिसाब किताब केवल गौरव के पास ही था, क्योंकि पैसे गौरव और उसकी पत्नी के बैंक अकाउंट में आते थे। ऐसे में कांता प्रसाद की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ढाबा संचालक कांता प्रसाद ने अपने वकील और मैनेजर के साथ प्रेस वार्ता में अपनी बात रखी। कांता प्रसाद ने कहा है कि वो इस विवाद से बेहद दुखी हैं। गौरव ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, इस बात से वो इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन गौरव के लेन देन की पूरी जानकारी ना देने की वजह से उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है। आज की तीसरी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण के मतदान के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब सभी को मतगणना वाले दिन यानी 10 नवंबर का इंतजार है। तीनों चरण में उम्मीद से अधिक मतदान हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार लगातार चौथी बार वापसी करने में सफल होते हैं या जनता बदलाव कर तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपती है। उससे पहले आपको बता दें कि न्यूज़ चैनल्स एग्जिट पोल के साथ आ चुके हैं। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन को सबसे अधिक 120 सीटें मिल रही है, तो वहीं एनडीए के खाते में 116 सीट, एलजेपी को 1 और अन्य के खाते में 6 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटें की जरूरत होगी। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे यानी अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद भाजपा ने एनडीए को कम से कम 170 सीट मिलने का दावा किया है। शनिवार को बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि एनडीए की सरकार फिर से बनना तय है। 3/4 बहुमत के साथ बिहार में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा मीडिया सेंटर में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार ही बन रही है। विपक्षी दलों को बिहार के लोगों ने एक बार फिर से नकार दिया है। लालटेन बुझ गई है, हाथ लटक गया है और लाल झंडा उखड़ गया है। लोगों ने पीएम और एनडीए गठबंधन पर भरोसा किया है। विपक्षी दलों की कोई भी चालबाजी काम नहीं आई। उनके वादे और उनके दावे सभी फेल हो गए हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर। बिहार चुनाव में तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान हो चुका है। इनमें ज्यादातर सीटें मुस्लिम वोटर बहुल है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों में तीसरे चरण में 24 सीटों वाली मुस्लिम आबादी 40 से 70% के बीच है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी की एंट्री से इस क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच की लड़ाई तिरकोनी हो गई है। पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र की 24 मुस्लिम बहुल सीट में से 14 पर उम्मीदवार उतारे हैं। असदुद्दीन अवैसी की एआईएमआईएम ने पिछले साल अक्टूबर में किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद न सिर्फ बिहार में खाता खोला था, बल्कि एनडीए और महागठबंधन में भी हलचल मचा दी थी। आपको बता दें कि बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन अवैसी ने हाल ही में कहा था कि जेडीयू ने इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। जेडीयू और आरजेडी गठबंधन ने भी मतदाताओं को धोखा दिया है। 2020 में हमें उन्हें जवाब देना होगा। साथ ही आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन में राज्य के कुल 243 विधानसभा सीटों में से 24 पर एआईएमआईएम ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। पार्टी को उम्मीद है कि उसे कम से कम 10 सीटों पर जीत हासिल होगी। सीमांचल की 19 सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत हार की अहम भूमिका निभाते हैं।
कोसी की 18 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में असदुद्दीन अवैसी की आक्रामक चुनाव प्रचार से महागठबंधन खेमे में हलचल होना तो लाजमी ही था। आज की छठी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में आज तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। अब 10 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। इससे पहले आज एग्जिट पोल आए हैं और हर एक एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में हर तरफ तेजस्वी यादव ही है। पोल के हिसाब से 44% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार को 35% लोग सीएम के रूप में फिर से देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि सीमांचल, मिथिलांचल, पाटलिपुत्र, भोजपुर, चंपारण और कोसी क्षेत्र में महागठबंधन एनडीए से आगे है। हालांकि एग्जिट पोल हमेशा सही हो यह संभव नहीं है, क्योंकि यह अनुमान पर आधारित होता है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे एक्सेस क्या बताता है। उन्होंने कहा है कि कोसी क्षेत्र में 31 सीटों में से महागठबंधन 23, एनडीए को 8 सीट मिलने की संभावना है। तो वहीं चंपारण क्षेत्र के 18 सीटों में से महागठबंधन 10, एनडीए को 8 सीटें मिलने की संभावना है। तो वहीं भोजपुर क्षेत्र के 49 सीटों में से महागठबंधन को 33, एनडीए को 9, लोजपा को 2 और अन्य को 5 सीट मिलने की संभावना है। वहीं सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो 24 सीटों में से महागठबंधन को 15, एनडीए को 6 और जेडीएस को 3 सीटें मिलने की अनुमान है। मिथिलांचल क्षेत्र में 60 सीटों में से महागठबंधन को 36, एनडीए को 23 और लोजपा को 1 सीट मिलने की संभावना है। तो वहीं इंडिया टुडे एक्सेस इंडिया की एग्जिट पोल में पाटलिपुत्र क्षेत्र के 61 सीटों में से महागठबंधन को 33, एनडीए को 26 और लोजपा और अन्य को 1-1 सीट मिलने की आसार है। आज की 7वीं बड़ी खबर, महागठबंधन ने दावा किया है कि उनकी सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। राज्य में सरकार ही नहीं बदलेगी, सरोकार भी बदल जाएगी। नई सरकार अपने एक वादे पर खरा उतरेगी। जनता से जो भी वादा किया है उसे पूरा करेंगे। राजद सांसद मनोज झा और कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र के अलावा वाम दलों के कविता कृष्णन और अरुण मिश्रा ने शनिवार को अंतिम चरण के मतदान के बाद प्रेस वार्ता में ये दावा किया है। ये जो प्रचंड बहुमत है ना, ये उस तरह का नहीं जैसे मणिपुर में एक विधायक पर सरकार बन जाती है, तो वो नहीं है। प्रचंड से तात्पर्य ये देखिए कि बहुमत का जो मामला है 122 ये 122 से कहां जाके रुकेगा, इसका आकलन आपको भी नहीं, हमें भी नहीं। वो कह रहे 122 के ऊपर कहां जाके बस वो नहीं होगा। प्रचंड का मतलब कि मणिपुर में एक विधायक और सरकार बन गई, गोवा कहां बोला कितना याद है। और कोई सवाल दोस्तों? आप सबका फिर धन्यवाद। आप लगातार आप लोगों से चुनाव के दौरान, चुनाव में एक मिनट चुनाव में आप लोगों के लिए बहुत टफ चीज रहा है। इसका एक महीना आप लोगों ने दिन रात आपकी मेहनत को सुना और इतना कहना चाहते हैं कि बदलाव पूरी बयार में आप ही सहयात्री रहे। उनको एक आशा लेगी और उस आशा को जो हम पर उन्होंने प्रकट किया है, ये भरोसा एक बार फिर हम उनको दोहराते हैं। जो बातें हम सब ने अपने घोषणा पत्र बदलाव पत्र में जनता के समक्ष रखा है, हम प्रेरित कमिटेड हैं। 10 लाख रोजगार देंगे, केंद्रीय जो छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा देंगे। इसके अलावा 1500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। काले किसान कानून जो केंद्र ने सौंपे थे उसको बदलेंगे। ये तमाम चीजें जो हमारा कमिटमेंट प्राप्त है। मैं इसके साथ ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियाँ बिहार में पिछले 15 साल में एक राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार की जो इस तरह से धोखाबाजी की थी बिहार के मैंडेट के, जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था। हमारे गठबंधन जिससे कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू वो जिस तरह से पलट गई है, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार की और आज इसका भुगतान तीनों चरण के मतदान हुआ टॉप किए। लास्ट फेज में आके भी बहुत बात उन्होंने कही। तो मैं इधर मिथिलांचल से आता हूँ, पहला फेज, सेकेंड फेज, थर्ड, जो हमारा लोगों का विश्वास होगा इसको मैंने 3 शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश की है। पहला फेज से ही हमारे लिए जो स्थिति बनी वो हमारे लिए था बिल्कुल महोमहोवती। जनता ने भरपूर समर्थन और बाद में जो हमारे सेकेंड थर्ड हुआ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। मैं आप सबके माध्यम से जनता को धन्यवाद देता हूँ। शांतिपूर्ण